नन्ना शेर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इतिहास। और इतिहास को रोचक बनाने के लिए उसे कहानी के रूप में जानना होता है। कक्षा 6 के अध्याय 1 का क्या, कब, कहाँ और कैसे आज हम एक कहानी के रूप में लेकर आए हैं। अतीत का अर्थ है बहुत पहले का समय जो बीत गया, वह इतिहास है। और मनुष्य का इतिहास उसके अतीत से जुड़ा है। हर जन समुदाय का अपना अलग अतीत होता है। जब हम अतीत के बारे में पता करते हैं तो साक्ष्य से पता चलता है कि लोग नर्मदा नदी के तटों पर लाखों वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ आरंभिक लोग जो रहते थे वो बड़े कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक, संग्रह का अर्थ होता है चीजों का संग्रह करने वाला। आरंभिक लोग खाद्य संग्राहक थे। अपने भोजन के लिए प्राकृतिक पर निर्भर करते थे। पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों का संग्रह करते थे और पशु पालने की बजाय उनका शिकार करते थे। पशु पक्षियों के शिकार को अखेट बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य ने फसलों को उगाना शुरू किया। सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें उपजाई। तो सुलेमान और किरथर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहां से उसने फसलों को उगाना शुरू किया। यहीं पर उसने सबसे पहले भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। भारत में गारो तथा विंध्य की पहाड़ियों में कृषि का विकास सबसे पहले हुआ। यहाँ सबसे पहले उपजाए जाने वाली फसल चावल थी। धीरे धीरे लोगों ने फिर एक जगह बसना शुरू किया। भारत में गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदी सोन के क्षेत्र में मगध नाम से सबसे पहले एक राज्य बना, जो एक विशाल राज्य था और उसके शासक शक्तिशाली थे। यहीं से उनके धार्मिक गुरु गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा देते थे। लेकिन लोग एक जगह बस तो गए, अभी उनके अंदर कभी प्रकृति की मार की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते, कभी भोजन ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते। ऐसे ही लोग ईरान से भारत आते, कभी यूनान से भारत आते, तो उन्होंने सिंधु नदी को इंदोस कहना शुरू किया। इंदोस से कभी इंद कहते, कभी इंदोस कहते। भारत का जो नाम इंडिया है वह इंडस शब्द से ही निकला है। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इस मानचित्र में हम देखते हैं कि सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं वो आज पाकिस्तान बलूचिस्तान में दिखाई गई हैं, और सिंधु जो नदी है यहीं से ईरानियों ने और यूनानियों ने भारत आना शुरू किया। जहाँ विंध्य की पहाड़ियां हैं यहाँ सबसे पहले चावल की फसल का विकास भारत में हुआ। अतीत की इन सब जानकारियों के लिए जो हमारे मुख्य स्रोत हैं वो हैं पांडुलिपियां, अभिलेख तथा प्राचीन सामग्री। प्राचीन सामग्री जैसे वस्त्र, पुराने आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि हैं। जो हाथ से लिखे लेख होते हैं उनको पांडुलिपि कहते हैं, और जो पत्थर पर लिखे लेख होते हैं उनको अभिलेख बोलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। इन सबको इतिहासकारों ने तिथियों में डालना शुरू किया, जिसको यहाँ पर बीसी लिखा होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है ईसा पूर्व, और बीसी को जो तात्पर्य है उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। कभी कभी इन तिथियों के आगे एडी लिखा मिलता है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। यह लैटिन शब्द में एनो डोमिनी से निकला है। और कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो ये आज हमने पहला अध्याय एक कहानी के रूप में जाना। अब हम अभ्यास के प्रश्न हैं उनको लेते हैं, लेकिन अभ्यास के प्रश्न लेने से पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाने से उनको सबसे पहले वीडियो मिलता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी जहाँ सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया और भोजन का संग्रह करना शुरू किया, तो इसका सुमेल होता है अखेट तथा संग्रहण से। मगध। मगध सबसे पहला बड़ा राज्य था जिसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। गारो की पहाड़ियां, यहाँ से आरंभिक कृषि भारत में शुरू हुई। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां
जिसके किनारे सर्वप्रथम सबसे पहला बड़ा विशाल राज्य बना, तो इसका सुमेल होता है प्रथम नगर से। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर से सुमेल करती है। प्रश्न नंबर 2 है, पांडुलिपियां तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियां हाथ से लिखी पुस्तकों को बोलते हैं, ये हाथ से लिखे लेख होते हैं, जबकि अभिलेख जो हैं वो पत्थर तथा धातुओं पर खुदे हुए लेख होते हैं। प्राचीन पांडुलिपियां थी वो ताड़पत्रों तथा बुर्ज के पेड़ की छाल पर लिखी मिलती, इसलिए वो आसानी से नष्ट हो जाती। अभिलेख आसानी से नष्ट नहीं होते थे क्योंकि ये स्तंभ पे या चट्टान पे लिखे होते थे। पांडुलिपियों में परिवर्तन करना आसान होता है, जबकि अभिलेखों में परिवर्तन करना बड़ा कठिन होता है। प्रश्न नंबर 3 है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। रसीदा 100 साल पहले का इतिहास जानने की वह समझ नहीं पा रही कि उसको ये जानकारी कैसे प्राप्त होगी। इसका उत्तर यह है कि वह उस काल के स्रोतों का अध्ययन करे। इन स्रोतों में पांडुलिपियां हो सकती हैं, अवशेष हो सकते हैं, अभिलेख हो सकते हैं, उस समय के औजार, सिक्के आदि हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पुरातत्वविदों द्वारा बनाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। पुरातत्वविद वो होते हैं जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और फिर हमें इतिहास बताते हैं। इनके स्रोतों में प्राचीन स्मारक हो सकते हैं, भवन हो सकते हैं, औजार, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति, आभूषण, सिक्के या हर रोज के कार्य में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हो सकती हैं। पत्थर, इनमें से पत्थर पर लिखी हुई वस्तुएं होती हैं, जैसे औजार, स्मारक, मूर्तियां, ये सब पत्थर से बनी होती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का ब्यौरा क्यों नहीं रखते थे, के बारे में तुम क्या सोचते हो। साधारण स्त्री पुरुषों का जीवन उस समय बहुत कठोर होता था। इन्हें हर समय अपने भोजन की चिंता बनी रहती थी और अन्य गतिविधियां भी इनकी बहुत ही सीमित थी। इसी वजह से ये अपने कार्यों का कोई ब्यौरा नहीं रखते। प्रश्न नंबर 6 है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिन्हें तुम्हारे अनुसार राजाओं किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। सबसे पहले है कार्य क्षेत्र में भिन्नता। राजाओं का मुख्य कार्य लड़ाई लड़ना होता था, प्रशासन चलाना होता था, जबकि किसानों का प्रमुख कार्य पशु पालना या खेती करना होता था। जीवन शैली में भी इनकी भिन्नता थी। राजा का जीवन सुख में था, समृद्धि से भरा हुआ था, जबकि किसान का जो जीवन था वो परिवार को पालने में ही बीत जाता था और बड़े परिश्रम से वह अपना ये कार्य करता था। अब हम लेंगे इसके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, अखेट क्या है। पुराने समय में लोग पशु पक्षी तो पालते नहीं थे, तो उनका शिकार करते थे। मानव द्वारा पशु पक्षियों के शिकार को ही अखेट कहते थे। अतीत में मानव का अपना पेट भरने के लिए शिकार करना और फिर धीरे धीरे उनका संग्रह करना, ऐसे ही उससे उसका निर्वाह होता था। प्रश्न नंबर 2 है, कृषि का विकास कहाँ और कैसे हुआ। भारत में गारो तथा विंध्य की पहाड़ियों क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया। सुलेमान और किरथर जो आज पाकिस्तान में हैं, उनके पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले गेहूं और जौ आदि की फसलें उगाई गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, गंगा और सोन नदी के क्षेत्र में फैला विशाल राज्य कौन सा था। गंगा और सोन नदी के क्षेत्र में फैला सबसे बड़ा और विशाल राज्य था मगध। इसके शासक तो बहुत शक्तिशाली थे, वो अपने धार्मिक गुरुओं को गांव-गांव लोगों को शिक्षित करने के लिए भेजते थे। प्रश्न नंबर 4 है, इतिहास के स्रोतों के नाम बताओ। इसका उत्तर है पांडुलिपियां, अभिलेख तथा प्राचीन सामग्री। पांडुलिपियां हाथ से लिखे होते हैं और ज्यादातर ताड़पत्रों तथा हिमालय में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे मिलते हैं। अभिलेख जो है पत्थर, स्तंभ तथा धातुओं पर खुदे हुए लेख होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी यूनानी इनको हिंदोस या इंदोस कहते थे, जहां से ये इंडिया कहा जाने लगा। जबकि भारत नाम का प्रयोग यहाँ के रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। इसका उल्लेख हमारे आरंभिक कृति ऋग्वेद से भी मिलता है, इसको बाद में भारत किया। अब हम लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, बड़ी नदी में आकर मिलने वाली छोटी नदी को क्या कहते हैं। तो कहते हैं सहायक नदी। प्रश्न नंबर 2 है, प्राचीन काल में पांडुलिपियां किस चीज पर लिखी जाती थी। ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर। प्रश्न नंबर 3 है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से तैयार किए जाते थे।
बुर्ज नामक पेड़ है जो हिमालय में उगता है, उसकी छाल। प्रश्न नंबर 4 है, बुर्ज का पेड़ कहाँ मिलता है? इसका पेड़ क्षेत्र में मिलता है। प्रश्न नंबर 5 है, 2250 वर्ष पहले का कंधार से प्राप्त प्राचीन अभिलेख किस शासक के आदेश पर उत्तीर्ण कराया गया था? इसका उत्तर है तो। प्रश्न नंबर 6 है, कंधार से प्राप्त अभिलेख में अशोक नामक शासक ने किस लिपि का प्रयोग किया? उत्तर है अरामेई। प्रश्न नंबर 7 है, सर्वप्रथम कब और किस क्षेत्र में लोगों ने फसलें उगानी आरंभ की? इसका उत्तर है लगभग 8000 वर्ष पहले सुलेमान और केथर के पहाड़ी क्षेत्र में गेहूं और जौ की फसलें से पहले उगाई गई। प्रश्न नंबर 8 है, सर्वप्रथम उगाई जाने वाली 2 फसलों के नाम बताओ। गेहूं और जौ की फसलें सबसे पहले उगाई। प्रश्न नंबर 9 है, विंध्य पर्वत के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस फसल को उगाया गया? इसका उत्तर है चावल। प्रश्न नंबर 10 है, प्राचीन महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक किन किन भाषाओं में लिखे मिलते हैं? इसका उत्तर है संस्कृत, तमिल, प्राकृत। प्रश्न नंबर 11 है, प्राचीन में प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी प्राकृत थी। प्रश्न नंबर 12 है, प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पुरातत्वविद। प्रश्न नंबर 13 है, अतीत के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? उत्तर है इतिहासकार। प्रश्न नंबर 14 है, अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में इसको ईसा पूर्व जो बोलते हैं उसका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है बिफोर क्राइस्ट। प्रश्न नंबर 15 है, तिथियों से पहले एडी लिखे जाने का तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को एडी कहते हैं और लैटिन भाषा में इस शब्द का मतलब है एनो डोमिनी। इससे आगे दूसरे अध्याय के लिए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को हम इतिहास में ऐसे ही रोचक बनाते रहें।